सो हमारा आज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड पीपीसी इज कॉन्केव टू ओरिजिन। सो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि ये मैंने आपको करवाया था, एक्सेप्शंस करवाए थे एंड ठीक है, मैंने आपको एक्सेप्शंस करवाए थे, मैंने डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं करवाया, मैंने आपको करवाए एक्सेप्शंस। कि अगर हमारी एजम्पशन होती है कि एक गुड ज़्यादा एफिशिएंट है, एक कम एफिशिएंट है बनाने के लिए, बट अगर दोनों ही इक्वली सफिशिएंट है तो आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और अगर इक्वली एफिशिएंट नहीं है, अगर आपका सेक्रीफाइस ऑफ अदर गुड्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, जो दूसरी गुड्स हैं वो सेक्रीफाइस इंक्रीज रेट से बढ़ रहा है, दैट मीन्स कॉन्केव बनेगा। एंड अगर सेक्रीफाइस जो गुड्स का है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, दैट मीन्स कॉन्वेक्स बनेगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कि कॉन्केव कॉन्वेक्स क्या चीज़ें हैं। एक्सेप्शंस का मतलब था कि आपका हमेशा ज़रूरी नहीं कि कॉन्केव ही बने, हमेशा ज़रूरी नहीं कॉन्वेक्स ही बने। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? तो हमारा पहला फीचर, पीपीसी इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसका रीज़न तो आप खुद भी सोच सकते हो कि हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा हो जिसको ना पता हो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा। बिकॉज बिकॉज वी हैव टू sacrifice good A in order to produce more of good B। ठीक है, अब ये बताओ कि और प्रोडक्शन के लिए why we have to sacrifice, why we have to sacrifice, इसका रीज़न, हमें सेक्रीफाइस क्यों करना पड़ेगा और प्रोडक्शन करने के लिए? और लेबर एंड रिसोर्सेज वो तो समझ में आया, वो तो हमारे रिसोर्सेज ही हैं। हमें सेक्रीफाइस करना क्यों पड़ेगा? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमें सेक्रीफाइस करना इसलिए पड़ेगा बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो हम या तो गुड ए में लगा सकते हैं या गुड बी में लगा सकते हैं। जब वो लिमिटेड हैं तो ऐसा तो है नहीं कि जितना मैं बी को यूज़ कर रहा हूँ उसको प्रोड्यूस करते करते एक्स्ट्रा ए में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दूँ। सो जैसे हम कॉन्केव क्यों है उस बारे में बाद में डिस्कशन, बट डाउनवर्ड क्यों है पहले ये। अगर मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ या यहाँ पर, एक्स एंड वाई, जैसे ही मैंने कुछ कंजम्पशन बढ़ाई एक्स के लिए, यहाँ पर मान लो मेरा चल रहा है वीट और यहाँ पर मेरे पास चल रहे हैं टैंक्स। जैसे ही मैंने वीट की प्रोडक्शन बढ़ाई यहाँ से यहाँ, मतलब कि सर यहाँ ये वाला केस तो कुछ भी नहीं होगा, ये वाला केस नहीं, ये वाला, जैसे ही मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आया, जैसे ही मेरी वीट की प्रोडक्शन बढ़ी तो क्या हुआ, टैंक की प्रोडक्शन कम हो गई। जैसे ही मेरी वीट की प्रोडक्शन और बढ़ी
मेरी टैंक की प्रोडक्शन कम हो गई, ठीक है ना। तो मतलब कि एक गुड से दूसरे गुड पर जाने के लिए हमें कुछ गेन करना पड़ता है, तो कुछ सेक्रीफाइस भी होता है। अब अगर आपको और भी दिक्कतें हैं कि हम ऐसा ही ग्राफ क्यों बनाते हैं, तो एक चीज़ सोच के देखो, हमारे पास इकोनॉमिक्स में ग्राफ होते कितने तरीके के। हमारे पास मतलब ऐसे कर्व ना देखो तो नॉर्मल हम कौन कौन से ग्राफ बोल सकते हैं। पहला ग्राफ हो सकता है हमारे पास इस तरीके से, दूसरा ग्राफ हमारे पास हो सकता है इस तरीके का, तीसरा ग्राफ हमारे पास हो सकता है इस तरीके से, और चौथा किस तरीके का हो सकता है। इन चार के अलावा पहले तो मेरे को ये बताओ कि आपके माइंड में कोई और टाइप का ग्राफ आ रहा हो कि और भी टाइप के ग्राफ्स बन सकते हैं। एक ऐसा, एक ऐसा, संगनी कर्व लाइन से अभी बात नहीं, कर्व और स्ट्रेट में तो ज़्यादा फर्क नहीं है। शेप के बारे में बात कर रहे हैं हम कि शेप किस तरीके से बन सकती है। अपवर्ड स्लोपिंग, हर्ष ये रहा अपवर्ड स्लोपिंग, ये रहा। सिद्धार्थ ओजीव ग्राफ का नाम है बस, बनता तो ऐसे ही है। और कुछ। हमारे पास सिर्फ ये ही चार टाइप के, वैसे इकोनॉमिक्स क्या हर जगह इन ही चार टाइप के ग्राफ्स बनते हैं। अभी स्ट्रेट लाइन है, हो सकता है ऐसा कर्व बन जाए, ऐसा कर्व बन जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट रिलेशन क्या है, जा ऊपर की साइड रहे, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि x के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है बट y की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। और इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन सेम, x की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। मतलब ये दोनों ग्राफ्स कौन से वाले हुए, नो रिलेशन वाले, जब हमारे पास दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं लगता। ऐसे कोई दो गुड्स के एग्जांपल जिनके बीच में कोई भी रिलेशन ना लग रहा हो। ऐसी दो चीज़ें, कार एंड क्लोथ्स, ठीक है, कार एंड क्लोथ्स आप एग्जांपल ले सकते हो। कार एंड क्लोथ्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है कि अगर मैं कार की कंजम्पशन बढ़ाऊं तो क्लोथ भी बढ़ेंगे, या कार की कंजम्पशन कम करूं तो क्लोथ कम होंगे या ज़्यादा होंगे। कोई भी रिलेशन नहीं है। इनकम के साथ अगर आप देखना चाहो, इनकम और कार या इनकम और क्लोथ, तो इनकम बढ़ेगी तो हम मानेंगे कार भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो कार भी कम होगी, बट कार और क्लोथ्स के बीच में देयर विल बी नो रिलेशन। अगर यहाँ पर कार है और यहाँ पर क्लोथ है, तो कार चाहे सेम ही रहे, क्लोथ कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। बात आती है थर्ड वाले की, इसको बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग या फिर पॉजिटिव रिलेशन। मतलब जो दो गुड्स हैं उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब कि अगर एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया इनकम और कार का। इनकम बढ़ेगी तो आपके एक्सपेंसेस, आपके कार भी बढ़ जाएगी। आपकी इनकम कम होगी या कार अगर आपको थोड़ा लॉजिकल कम लग रहा है, तो ऐसा लगा लो कि पार्टी, आप पार्टीज करते हो, मूवीज़ वगैरह देखते हो, पार्टीज करते हो, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी मूवी एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, इनकम कम होगी तो मूवी एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। और कोई एग्जांपल अपवर्ड रिलेशन का।
शुगर और राइस? सिद्धार्थ, मेरे को तो नहीं लगता शुगर और राइस का कोई रिलेशन हो। चलो आपको तीन चार केसेस मैं दूंगा, आप लोग बताना अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव रिलेशन। देखो यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने के लिए हमारी y की क्वांटिटी भी बढ़ी, x की क्वांटिटी भी बढ़ी, बट इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने के लिए मेरी y की क्वांटिटी कम हुई और x की क्वांटिटी बढ़ गई। एक कम हो रही है, एक ज़्यादा हो रही है। ठीक है। सो अब चलो एक दो एग्जांपल्स मैं आपसे पूछता हूँ, बताना अपवर्ड स्लोपिंग है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्या एग्जांपल लें? सैलरी एंड सेल्स, कौन सा रिलेशन लगेगा? सैलरी एंड सेल्स। सैलरी बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेगी, या फिर सैलरी बढ़ेगी तो सेल्स कम होंगी? अपवर्ड स्लोपिंग। सैलरी बढ़ेगी, मैंने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखे तो ऑब्वियसली ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखूंगा तो सेल्स भी ज़्यादा होंगी, अपवर्ड स्लोपिंग। उसके बाद हम लेते हैं सैलरी और सेल्स का हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम ऐसा करते हैं, हम ले लेते हैं कार और पेट्रोल। कार और पेट्रोल, बताओ अपवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग? डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों? कार बढ़ेगी, ज़्यादा कार्स होंगी मार्केट में तो पेट्रोल की कंजम्पशन भी तो ज़्यादा हो जाएगी। वाई डाउनवर्ड स्लोपिंग? डिमांड का कंसेप्ट कहाँ से आ गया? अभी तो प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है। डिमांड तो हर्ष हमने स्टार्ट ही नहीं करा। डिमांड इज अ डिफरेंट थिंग, रेट इज अ डिफरेंट थिंग। प्रोडक्शन, क्वांटिटीज। पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ेगी विद इंक्रीज इन कार्स और कम हो जाएगी, इन्वर्स रिलेशन या पॉजिटिव रिलेशन? अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अभी डिमांड के बारे में मत पढ़ो, डिमांड इज आर नेक्स्ट चैप्टर, उसके बारे में उसमें देखेंगे हम कि एक प्रोडक्शन की वजह से डिमांड में क्या फ़र्क आता है प्राइस की वजह से। ठीक है। सो जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो एक से दूसरे पर जाने के लिए हमको हमेशा एक की प्रोडक्शन कम ही करनी पड़ेगी। अपवर्ड अगर हम चले जाएंगे, अपवर्ड जाने के लिए मतलब x भी बढ़ गया, y भी बढ़ गया। सोच के देखो, अगर मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं उसको मैं ऑप्टिमम यूज़ कर रहा हूँ, 100% फुली एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो कैसे मैं x की कंजम्पशन और y की कंजम्पशन बढ़ा दूंगा? x और y दोनों की कंजम्पशन बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि मेरे रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आ गया, बढ़ गए, एडवांसमेंट हो गई। तो अपवर्ड स्लोपिंग कभी भी नहीं बनेगा, इट विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। सेकंड फैक्टर, सेकंड फैक्टर है कि हमारे पास जो पीपीसी कर्व है वो हमेशा कॉन्केव टू ओरिजिन होता है। पीपीसी इज ऑलवेज कॉन्केव
टू ओरिजिन। एक्सेप्शंस हमने पढ़ी, बट वो एक्सेप्शंस कब आई, जब हमने एजम्पशंस के साथ थोड़े चेंजेस करे थे। एजम्पशन हमारी क्या बोलती है, एजम्पशंस में अगर आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ गई एजम्पशंस, ये रही, ये रही एजम्पशंस। रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, वो फुली एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी सेम है, और रिसोर्सेज इक्वली सफिशिएंट नहीं है, ये वाला पॉइंट इसकी वजह से कॉन्केव है, जिसमें एक्सेप्शंस आती हैं। रिसोर्सेज इक्वली सफिशिएंट नहीं है इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, मतलब दोनों गुड्स के लिए ऐसा नहीं है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो गुड ए के लिए भी सफिशिएंट है बनाने में और गुड बी के लिए भी। एक में ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, एक में स्पेशलाइजेशन थोड़ी सी कम है। तो जब हम आइडियल सिचुएशन पढ़ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट ज़्यादा बना रही होगी या अनस्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट ज़्यादा बना रही होगी? स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, ऑब्वियसली बात। तो बट उसको पढ़ने से पहले हमारे पास एक टॉपिक आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इस वर्ड का क्या मतलब है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स amount or value of second best alternative foregone। मतलब कि हमने फर्स्ट चीज़ को लेने के लिए, जो हमको चाहिए उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमने जाने दिया, उसकी वैल्यू इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो आप पढ़ रहे हो, पढ़ने की जगह अगर आप पढ़ नहीं रहे होते तो आप जॉब कर सकते थे, और जॉब में लेट से आपको 20,000 की जॉब मिल जाती। ठीक है, अब अगर आप जॉब छोड़ के पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, 20,000। कि आपका जो सेकंड ऑल्टरनेटिव था, अगर आप ये पढ़ाई ना कर रहे होते तो आप जिस चीज़ पर जाते जॉब पर, उससे आपको जो वैल्यू मिलती, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ आर फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। दूसरे केसेस समझाऊं, मेरे पास कुछ क्रॉप्स हैं या गुड्स हैं, लेट से वीट, फ्लोर, मेज, और भी बहुत सारी चीज़ें। क्रॉप से मेरे को बेनिफिट कितना हो रहा है, मेरे को बेनिफिट वीट में 500 रुपीज़ का, रुपीज़ में, फ्लोर के अंदर 600 का, मेज के अंदर 400 रुपीज़ का। तो पहले तो ये बताओ मैं बनाऊंगा कौन सी क्रॉप, कौन सी क्रॉप की प्रोडक्शन करूंगा? संगनी वीट की क्यों, 600 का बेनिफिट मिलेगा तो मैं वीट की क्यों प्रोडक्शन करूंगा, फ्लोर की। जब मैं इसकी प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फ्लोर क्या बन जाएगी, मतलब कि अगर मैं फ्लोर ना बना रहा होता तो नेक्स्ट क्या चीज़ बनाता, मैं बनाता वीट, और वीट से मुझे बेनिफिट मिलता 500 रुपीज़ का। तो मेरी फ्लोर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 500 रुपीज़। मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वीट क्या बनेगी, मतलब कि अगर मैं वीट बना रहा होता तो वीट को छोड़ के मैं अगर वीट ना बनाता तो किस पर जाता, मैं जाता मेज़ पर, जिससे मुझे मिलते 400 के बेनिफिट्स। तो मेरी वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनी 400 रुपीज़, 600 नहीं। माइनस नहीं करना, ठीक है। अगर मैं वीट प्रोड्यूस कर रहा हूँ दैट मीन्स फ्लोर तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, वीट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं सबसे ज़्यादा जिसमें बेनिफिट मिलेगा वही कर रहा हूँ। अब अगर मैं वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछूँ
तो वीट के लिए सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव था 400 का, कि वीट को छोड़ के फिर मैं मेज पर जाऊंगा। इन तीनों में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, 100 200 की वैल्यूज नहीं निकालनी, सीधा सीधा वैल्यूज, कि इस काम को छोड़ के अगर मैं किसी और काम पर जाता तो मुझे क्या बेनिफिट मिलता। यहीं से एक टॉपिक जनरेट हुआ, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, शॉर्ट में MOC। इसको भी अभी आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। यहाँ पर मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है, पूरी इकोनॉमिक्स में जहाँ पर भी मार्जिनल आए, मार्जिनल का मतलब एडिशनल। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, कि एक एडिशनल चीज की प्रोडक्शन के लिए छोड़ने वाली कॉस्ट, एक एडिशनल चीज की प्रोडक्शन के लिए, एक एडिशनल x की यूनिट के लिए मेरा y में कितना सेक्रीफाइस हुआ, मैंने एक x की गुड की प्रोडक्शन के लिए कितनी दूसरी चीज को जाने दिया, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। पीपीसी हमेशा कॉनकेव क्यों होता है, एक एक करके टॉपिक रिलेट होते जाएंगे। देखो, पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है। पीपीसी के कॉनकेव होने का सिर्फ एक रीजन है, इट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग MOC। आप इसको MRT भी बोल सकते हो। MOC का मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसका दूसरा नाम MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, पीपीसी हमेशा कॉनकेव क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MOC। इंक्रीजिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। MOC का मतलब तो एक चीज की प्रोडक्शन के लिए, एक चीज की इंक्रीज के लिए मैंने दूसरी चीज को जो सेक्रीफाइस होने दिया वो। इंक्रीजिंग MOC का मतलब, देखो MOC का क्या मतलब हुआ, MOC का मीनिंग हुआ इट इज द अमाउंट ऑफ गुड which is sacrificed to produce an additional unit of other good। इंक्रीजिंग MOC का क्या मतलब हुआ, इंक्रीजिंग MOC का क्या मतलब हुआ, इंक्रीजिंग MOC मीन्स that sacrifice in the good keeps on increasing with the respective production of additional unit of other good। मतलब कि MOC का सिंपल सा मतलब कि एक गुड की प्रोडक्शन के लिए दूसरे में जो सेक्रीफाइस हुआ उसको बोलते हैं MOC।
कि हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक एडिशनल यूनिट के लिए हमने क्या चीज़ सेक्रीफाइस करी, क्या चीज़ जाने दी। इंक्रीजिंग एमओसी का मतलब कि जो हमने एडिशनल एक यूनिट के लिए जो चीज़ जाने दी वो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, मतलब जब हमने पहली बार जाने दी तो जो सेक्रीफाइस करा वो सेकंड बार जब जाने देंगे तब और ज़्यादा सेक्रीफाइस हो जाएगा। जब थर्ड बार हम प्रोडक्ट एडिशनल यूनिट बनाएंगे तो वो सेक्रीफाइस और ज़्यादा हो जाएगा। जब फोर्थ बार उसको हम एडिशनल यूनिट बनाएंगे तो सेक्रीफाइस जो पहले था उससे और ज़्यादा हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी हमारा जो पीपीसी है वो बनता है कॉन्केव टू ओरिजिन। ठीक है, और इस चीज़ का रीज़न ये है, जो हमने एजम्पशन करी कि हमारे जो दो गुड्स हैं वो दोनों के दोनों गुड्स सफिशिएंटली इक्वली सफिशिएंट तो है नहीं, एक ज़्यादा होगा एक कम होगा। तो जब हम ज़्यादा एफिशिएंट वाली चीज़ों से कम एफिशिएंट वाली चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली जो स्पेशलाइज्ड चीज़ें थी, जो ह्यूमन रिसोर्सेज जिस चीज़ में ज़्यादा स्पेशलाइज्ड थे उसकी प्रोडक्शन कम होती चली जाएगी धीरे धीरे। इस वजह से कंसेप्ट आता है इंक्रीजिंग एमओसी का। बट एक्सेप्शंस हमने करी हैं कि अगर हम एजम्पशन हटा देते हैं, हम कम स्पेशलाइज्ड वाली से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड वाली चीज़ें बनाने लगते हैं तो आपका दूसरी चीज़ आ जाएगी, कॉन्वेक्स ओरिजिन बन जाएगा। ठीक है, अब इसका हम एक बार शेड्यूल देखेंगे और उसके बाद हम ग्राफ देखेंगे। तो जो हमने पहले ग्राफ शेड्यूल बनाया था उसी को लेके चलते हैं। कॉम्बिनेशंस ए बी सी डी ई, वीट और टैंक। हमारे पहले वाले एग्जांपल के अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट कौन सा था? हमारा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट अगर आप लोगों को याद हो कौन सा लिया हुआ था हमने? इंक्रीजिंग एमओसी संगनी अभी क्लियर हो जाएगा, अभी तो ये टॉपिक लंबा चलेगा। टैंक, ठीक है, ये हमने ज़्यादा स्पेशलाइज लिया था और ये वाला हमने लेस स्पेशलाइज लिया था। तो फिलहाल मेरी इकोनॉमी जो है वो अगर ज़ीरो वीट बना रही है तो टैंक कितने बना रही होगी? मैंने ले लिया, मेरे केस में मैंने पहला एग्जांपल बनाया था 15 का। जब मैं वीट की प्रोडक्शन 1 से बढ़ाऊंगा तो टैंक की प्रोडक्शन 14, 2, 3, 4, अच्छा एफ भी था एक 5, यहाँ पर 12, 9, 5, 0। देखो अब आप सोचोगे कि ये इस तरीके से हमने क्यों बनाया। अगर मैं रिसोर्सेज के बारे में बात करूँ, ह्यूमन रिसोर्सेज ही हैं जो बनाएंगे इनको। यहाँ पर एक बंदा, यहाँ पर एक की प्रोडक्शन के लिए मैंने मान लो एक लेबर बढ़ाई, यहाँ पर एक लेबर कम करी, यहाँ पर एक और लेबर बढ़ाई, यहाँ एक और लेबर कम करी, यहाँ एक और लेबर बढ़ाई, यहाँ एक लेबर कम करी, एक लेबर बढ़ाई, एक लेबर कम करी, एक लेबर, यहाँ मान लो दो लेबर बढ़ाई और दो लेबर कम कर दी। ठीक है, मतलब कि जितने रिसोर्सेज मैं इसमें डाल रहा हूँ उतने ही यहाँ से कम हो रहे हैं, रिसोर्सेज चेंज नहीं हो रहे। जितने रिसोर्सेज एक जगह थे उतने ही दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब तो हमारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, अंडर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा उनका। बट क्वांटिटी में डिफरेंस आ गया, मेरे ये ज़्यादा स्पेशलाइज थे, मेरे पास ज़्यादा इंजीनियर्स थे। तो जब मैंने एक इंजीनियर को इधर से हटा के इधर भेजा वीट बनाने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, तो मेरा एक यूनिट ऑफ वीट बना और एक यूनिट ऑफ टैंक कम हो गया। जब मैंने एक और इंजीनियर को हटा के फार्मिंग करने के लिए भेजा तो मेरा 2 यूनिट्स का वीट बन गया, बट मेरी टैंक की प्रोडक्शन देखो, यहाँ पर 1 से कम हुई थी, यहाँ पर 2 से कम हो गई। जैसे जैसे हम ज़्यादा स्पेशलाइज्ड वाली चीज़ों से लेस स्पेशलाइज्ड वाली चीज़ों में अपने रिसोर्सेज ट्रांसफ़र करेंगे,
हमारी स्पेशलाइज चीज़ों की जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। एक और मैंने अपना ह्यूमन रिसोर्स कम कर दिया तो मेरे पास और कम प्रोडक्शन होने लगी स्पेशलाइज चीज़ों की। समझ में आई असम्पशन कि जब हम इनएफिशिएंट चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम मोर एफिशिएंट टू लेस एफिशिएंट, तो हमारा जो सेक्रीफाइस है फॉर एवरी सिंगल एडिशनल यूनिट ऑफ लेस एफिशिएंट गुड, हमारा जो सेक्रीफाइस है दूसरे गुड में, दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जो सेक्रीफाइस है, मैं एमओसी का नाम दे सकता हूँ। जो सेक्रीफाइस है, मैं पहले सेक्रीफाइस लिख देता हूँ। सेक्रीफाइस है, यहाँ पर तो कुछ नहीं, यहाँ पर कितना सेक्रीफाइस हुआ इसके अंदर, 1 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ पर 5। देखो सेक्रीफाइस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद एवरी बेनिफिट। और अब अगर मैं बात करता हूँ, ज़रूरी तो नहीं कि हम सिर्फ सेक्रीफाइस के बेसिस पर नहीं देख सकते कि एमओसी इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्योंकि फिलहाल के हिसाब से तो मैंने सिंगल सिंगल एडिशनल यूनिट बढ़ाई हैं। हो सकता है बीच में 2 यूनिट्स बढ़ रही होती तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट रिलेशन लगता। हम बनाएंगे एमओसी। एमओसी का क्या फॉर्मूला हो गया, एमओसी का फॉर्मूला हुआ लॉस इन ए अपॉन गेन इन बी। जो हम लॉस कर रहे हैं, ए हमारा मोर एफिशिएंट वाला है और बी हमारा लेस एफिशिएंट वाला है। तो जो हमारा लॉस हो रहा है ए में, उसके बदले में जो गेन हुआ बी में, उसकी रेशो इज एमओसी। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, फिलहाल 1 1 का है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1/1, 2/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। ठीक है, अब आप अगर देखोगे तो एमओसी इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस करते रहे, वैसे वैसे हमारा एमओसी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ये वाली चीज़ बताओ किस किस को समझ में नहीं आई। एमओसी सिर्फ एमओसी कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है, इसलिए फॉर्मूला है। एंड एमओसी यहाँ पर मैंने सिंगल सिंगल यूनिट बढ़ाई है, हो सकता है 2 यूनिट 3 यूनिट बढ़ रही हो तो यहाँ पर डिक्रीज और ज़्यादा हो जाएगा। बट जब भी आप देखोगे, यहाँ पर देखो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, किसी भी केस में 3 से कम नहीं गया, फिर 4 आ गया तो 4 से कम नहीं गया। हमारा एमओसी, हमारा जो सेक्रीफाइस है, वो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, इसको इस तरीके से भी सिर्फ समझने के लिए कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमने ज़ीरो थे मोर स्पेशलाइज्ड वाले की प्रोडक्शन बढ़ाई, तो हमारा जो लॉस, जो हमारा यहाँ पर लेस एफिशिएंट का लॉस है, वो धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट ये चीज़ उल्टी है, क्योंकि यहाँ पर 5 यूनिट्स बढ़ाई तो 1 का लॉस है, फिर 4 यूनिट्स बढ़ाई तो 1 का लॉस है। हमारा लॉस यहाँ पर बढ़ता जा रहा है ना। तो दैट्स वाई वैसे भी हम इकोनॉमी में आइडल सिचुएशन लेके चलते हैं, दैट कि अगर हम इक्वली सफिशिएंट नहीं है दो गुड्स के लिए, तो पहले हम मोर एफिशिएंट बनाएंगे और उसके बाद हम अगर लेस एफिशिएंट बनाना है तो हमको मोर एफिशिएंट की कुछ रिसोर्सेज उठा के लेस एफिशिएंट पे डालने पड़ेंगे। इस चीज़ की वजह से, इंक्रीजिंग एमओसी की वजह से, जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे ये वाली क्वांटिटीज़ को, तो आपका बनेगा इंक्रीजिंग एमओसी की वजह से बनेगा, इंक्रीजिंग एमओसी बोलो, इंक्रीजिंग एमआरटी बोलो, पेपर में दोनों में से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। एक्सप्लेन एमओसी, एक्सप्लेन एमआरटी, इसकी वजह से हमारा बनता है कॉनकेव शेप।
ठीक है, अब देखो आपको बना के दिखाता हूँ। ये मैंने नीचे की साइड लिया वीट। वीट हमारा लेस एफिशिएंट वाला था, और यहाँ पर मैंने लिया टैंक। ठीक है, सो वीट की ये वाली क्वांटिटी सेम है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अगर सेम सेम इंक्रीज ये कर रहा है, ये हमारा लेस एफिशिएंट वाला है, विद एवरी इंक्रीज हमारा टैंक के अंदर फॉल देखो। मैं ग्राफ आपके लिए बना देता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इनको ले लेते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ। अब देखो हमारा एक एक यूनिट का ही इंक्रीज होता जा रहा है। मैंने इंक्रीज सेम रखा है, और सेम इंक्रीज के लिए मेरा जो सेक्रीफाइस है, मेरा जो सेक्रीफाइस है बढ़ता चला गया। संग नहीं कर रहा, मेरा सेम इंक्रीज के लिए, सेम इंक्रीज ऑफ वीट के लिए जो टैंक के अंदर, जो मोर स्पेशलाइज्ड वाले गुड्स के अंदर डिक्रीज होना था, वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया हर केस में। इस वाले यहाँ से जब यहाँ पर गए, तो इतने प्रोडक्शन के लिए मैंने इतना सेक्रीफाइस करा, सेम एडिशनल यूनिट के लिए इतना सेक्रीफाइस करा, सेम के लिए इतना सेक्रीफाइस करा, सेम के लिए यहाँ पर ये सेक्रीफाइस करा हुआ है, सेम के लिए ये सेक्रीफाइस करा हुआ है। देखो जो सेक्रीफाइसिंग है मेरा, सेक्रीफाइस मेरा ज़्यादा होता जा रहा है बार बार। सो कॉन्केव टू ओरिजिन का मतलब समझ में आया कि विद एवरी एडिशनल यूनिट इंक्रीजिंग एमओसी जो था, इंक्रीजिंग एमओसी जो था वो क्या बोलता है, दैट विद एवरी एडिशनल यूनिट we have to sacrifice more and more of other good। इंक्रीजिंग एमओसी रीज़न है जिसकी वजह से जब हम शेड्यूल बनाते हैं, जब हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं दो प्रोडक्ट्स के ए बी सी डी, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, तो उसमें हमारा सेक्रीफाइस ज़्यादा होता चला जाता है, और उसकी वजह से हमारी जो शेप बनती है ग्राफ पर, दैट इज़ कॉन्केव। ठीक है, ये मत सोचना कि ग्राफ की वजह से हमने ये बनाया है, हम शेड्यूल की वजह से हमारा ग्राफ बनता है। दोनों चीज़ें डिफरेंट है। शेड्यूल हमको दिखाता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसको स्टडी करने में ईजी है।
ग्राफ हमको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जल्दी से बताओ, इंक्रीजिंग एमओसी, इंक्रीजिंग एमआरटी और शेड्यूल, ग्राफ, कॉनकेव शेप, ये सब कुछ कंसेप्ट समझ में आता है? संगनी रिपीट, क्या चीज़ रिपीट करूं बताओ? संगनी मैंने यही बोला जो ऊपर शेड्यूल में बोला था कि विद एवरी सेम एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ लेस एफिशिएंट गुड, जब हम जैसे जैसे सेम एडिशनल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो देखो मेरा सेक्रीफाइस बढ़ता जा रहा है। मान लो अगर ये सेम ना भी होता, ये मैंने समझाने के लिए सेम ले लिया, बट अगर ये सेम ना भी होता तो हमारा सेक्रीफाइस, हमारा जो एमओसी है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता, हमारा जो एमओसी है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता। अगर मान लो यहाँ पर ये सेम ना बनाऊँ, यहाँ पर पहली बार मैंने 1 यूनिट बनाई, फिर 2 यूनिट बनाई, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 2, 3, 4, 5 से ज़्यादा बढ़ाता जा रहा हूँ, तो यहाँ का सेक्रीफाइस और ज़्यादा होता चला जाएगा, क्योंकि जो रेशो बनेगी लॉस अपॉन गेन की, लॉस अपॉन गेन की जो रेशो बनेगी, एम ओ सी जो बनेगा, लॉस अपॉन गेन, वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। एक बार 1 यूनिट्स के अलावा कुछ और केस बना के बताऊँ आप लोगों को, समझ ना आया हो तो, कि किस तरीके से सेक्रीफाइस बनेगा। समझ आ गया बाकी स्टूडेंट्स? ठीक है, आ गया। अब ये बात तो थी कि जैसे जैसे हम एक दूसरे गुड की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो स्पेशलाइज्ड गुड की प्रोडक्शन जो है, मोर एफिशिएंट गुड्स जो हैं, उसमें जो सेक्रीफाइस हो रहा है दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। बट अगर सेक्रीफाइस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, जो हमारी एक्सेप्शन थी, एक्सेप्शन में अगर हमारा सेक्रीफाइस मोर एफिशिएंट का बराबर है गेन ऑफ लेस एफिशिएंट के, मतलब कि इस केस में हमारा इक्वली सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, तो हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन वाला। देखो, ए से बी पर आने के लिए मेरा जो एडिशनल हुआ यूनिट और जो मेरा सेक्रीफाइस हुआ, दैट इज बोथ सेम, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन, कॉन्वेक्स वाला, अगर मेरा सेक्रीफाइस अगर मेरा सेक्रीफाइस मोर एफिशिएंट का डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है विद गेन इन लेस एफिशिएंट, इस केस का मतलब क्या हुआ? डिक्रीजिंग एमओसी, मतलब कि जो मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, मतलब कि हर एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए मेरा सेक्रीफाइस कम होता चला जा रहा है बार बार, तो मेरा कॉन्वेक्स शेप ले लेगा। कॉन्वेक्स का मतलब इस तरीके से, देखो, ए बी सी डी ई एफ, ए यहाँ पर है, बी, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
एक्सेप्शंस हैं, बाई चांस आ जाए अलग बात है, बट वैसे हम आइडल सिचुएशन में कॉनकेव लेके चलते हैं, तो मैं शेड्यूल एंड ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ पर मेरा देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने के लिए जो मैंने सेक्रीफाइस करा और जो मुझे गेन हुआ, जो मेरा सेक्रीफाइस है और जो गेन है, एक्चुअल की वैल्यूज़ नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही हो, बट अगर आप ध्यान से देखो, सेक्रीफाइस अगर थोड़ा थोड़ा कम होता भी जा रहा है, गेन बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है हमको, यहाँ पर और कम सेक्रीफाइस हुआ और हमारा गेन बढ़ गया, हमारा और कम सेक्रीफाइस हुआ और हमारा गेन बढ़ गया। तो अगर हमारा विद एवरी यूनिट अगर हमारा गेन बढ़ता चला जाता है और सेक्रीफाइस कम होता चला जाता है, तो हमारा कॉन्वेक्स शेप ले लेता है। दिस ऊपर वाला इज स्ट्रेट लाइन एंड ये वाला इज कॉन्वेक्स। क्लियर? जहां पर हमारा सेक्रीफाइस बढ़ रहा है और सेक्रीफाइस डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा, डिक्रीजिंग रेट से जा रहा है, एंड हमारा जो गेन है वो इंक्रीजिंग रेट से जा रहा है, लाइक वीट कन्वर्ट टू टैंक, नहीं सिद्धार्थ, वो तो जस्ट आपने शेड्यूल उल्टा बना दिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें फर्क तब आएगा अगर मैं मान लो पहले 1 यूनिट का सेक्रीफाइस, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे हो रहा है ना। अगर मैं पहले 5 यूनिट्स का सेक्रीफाइस करूं, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, तब वो डिक्रीजिंग एमओसी पर जाएगा कि मेरा सेक्रीफाइस कम होता जा रहा है बार बार और गेन जो है वो चाहे सेम रहे चाहे बढ़ता रहे। अगर गेन मेरा सेम है और सेक्रीफाइस कम होता जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है गेन जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। इतनी चीज़ सबको समझ में आई? इंक्रीजिंग एमओसी, इंक्रीजिंग एमआरटी, पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है, कॉन्वेक्स क्यों होता है। इंक्रीजिंग एमओसी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आ जाता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन। आपको डेफिनेशन बतानी है, मतलब मान लो अगर आपके पास टॉपिक आता है पीपीसी के ऊपर, तो पीपीसी की डेफिनेशन, पीपीसी की डेफिनेशन के बाद आप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओगे, फिर इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओगे, उसका शेड्यूल बनाओगे, ग्राफ बनाओगे और पीपीसी के फीचर्स लिखोगे। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे से 2-3 टॉपिक्स हैं हमारे थ्योरी के। थ्योरी के थोड़े से 2-3 टॉपिक्स हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, पहला मार्केट इकोनॉमी, सेकंड हाँ सिद्धार्थ, आपको मैं एक बार लिख के बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन करनी है।
3, 4, 5, 6 कितने भी मार्क्स का आ सकते हैं। सो मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का दूसरा नाम कमांड इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी का दूसरा नाम कुछ होता है? कुछ नहीं होता। सो बहुत इजी सा कंसेप्ट है। आप लोग मिक्स्ड इकोनॉमी में बाद में आएंगे। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में बताओ पहले। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या समझ में आता है? कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब कि जितने भी डिसीजंस हैं एक इकोनॉमी में, जितने भी डिसीजंस हैं, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके सप्लाई से रिलेटेड हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, क्या बनना है क्या नहीं बनना, डिफेंस कब है, डिफेंस गुड्स बनाने हैं या कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, मशीन इंटेंसिव है चाहे लेबर इंटेंसिव है, कौन से गुड्स बनाने हैं, सारे के सारे डिसीजंस विल बी टेकन बाय अ सिंगल अथॉरिटी। गवर्नमेंट बोल सकते हैं, जैसे आप चाइना का एग्जांपल ले सकते हो। चाइना में एक, या फिर आप किंग बोल सकते हो कि जैसे पहले चलता था कि राजा होता है एक शहर का, एक जगह का, तो सारे के सारे डिसीजंस वो राजा लेता है। चाइना में जो आप वहाँ का प्रेसिडेंट है वो लेता है सारे डिसीजंस। सो सारे के सारे डिसीजंस अगर एक बंदा एक अथॉरिटी लेती है तो दैट कम्स अंडर कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। लोग फ्री नहीं है डिसीजंस लेने के लिए। डिक्टेटरशिप बोल सकते हो, डिक्टेटरशिप भी आप बोल सकते हो कि जहाँ पर सारे के सारे डिसीजंस एक कोई अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट वो ले रही है। मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पर सारे के सारे डिसीजंस मार्केट में चल रहे हैं, कि मतलब कि लेट से डिमांड और सप्लाई जो है हमारा, कि एक प्रोडक्ट है, कार्स हैं, कार्स की अगर लोग डिमांड ज़्यादा करने लग जाएंगे, पीछे से प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी, सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी। दैट इज़ अ मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पर सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे जो हमारे वो हैं डिसीजंस हैं, प्रोडक्ट कौन सा बनना है, हमारे जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स तीन थे, प्रोडक्ट कौन सा बनना है, किस तरीके से बनना है, किसके लिए बनना है। अगर तीनों चीज़ों के आंसर्स, क्या प्रोडक्ट बनाएं, किस तरीके से बनाएं और किसके लिए बनाया जाए, तीनों चीज़ों के आंसर्स मार्केट में डिसाइड हों, मतलब लोग आपस में डिसाइड कर लें, जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं वो आपस में डिसाइड कर लें, दैट मीन्स मार्केट इकोनॉमी। जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, लोग आपस में ही सब कुछ डिसाइड करते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, मार्केट और कमांड, कौन सी इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी है? अभी थर्ड पर नहीं आए। फर्स्ट और सेकंड, कौन सी इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी है? अच्छा, अब जैसे आप लोगों के डिफरेंट व्यूज़ हैं इसको लेके, ऐसे ही डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं। हम नहीं बोल सकते कि सिर्फ मार्केट इकोनॉमी अच्छी है या कमांड इकोनॉमी अच्छी है। अगर अच्छी वाली चीज़ ही होती तो हम हटा ही देते वाले कंसेप्ट। कुछ जगह पर मार्केट इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी है, कुछ जगह पर कमांड इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी है। मान लो कमांड इकोनॉमी बेकार क्यों? मान लो जो अथॉरिटी आई, जो गवर्नमेंट आई, वो करप्ट आ गई, बेकार बंदा आ गया, तो वो तो जितने रिसोर्सेज हैं पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा। अच्छा बंदा आ गया, डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी, बहुत अच्छी बेटरमेंट हो जाएगी और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट बेकार बंदा आ गया, जो कि पहले से नहीं पता चल सकता कि अच्छा है बेकार है, बेकार बंदा आ गया तो सब कुछ खत्म। मार्केट इकोनॉमी के फ़ायदे क्या है कि लोगों को जो चाहिए और जो लोग बेच रहे हैं, जो खरीद रहे हैं,
वो आपस में डिसाइड कर लेंगे। कोई एक बंदा उनको बताने के लिए नहीं है कि आप ऐसा करो या वैसा करो। फॉर एग्जांपल, घर में आप लोगों को आपके पेरेंट्स जो है वो डायरेक्शंस देते हैं कि बेटा ऐसे कर लो, ये चीज़ अच्छी नहीं है, इस टाइम पर पढ़ लो, इस टाइम पर सो जाओ, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, अच्छी चीज़ है। आप लोगों का मन भी करता होगा कि हम क्यों बात माने, खुद अपनी मर्जी कर लें। सो जब हमारे ऊपर कोई एक अथॉरिटी होती है, कोई एक बंदा हमको गाइड करने के लिए होता है या कोई डिसीजन देने के लिए होता है, तो कभी कभार हमको रिस्ट्रिक्शंस लगने लगती हैं, हम उतना फ्रीली या उतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पाते चीज़ों को। ठीक है, बट काफ़ी जगहों पर वो फ़ायदा भी देता है। मान लो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मार्केट इकोनॉमी बेकार है, इट कुड लीड्स टू डिस्प्यूट्स। सिद्धार्थ, ऐसे तो कमांड इकोनॉमी में भी डिस्प्यूट हो सकते हैं। मान लो मैंने आप लोगों को बोल दिया कि आप लोगों को पूरा होमवर्क करके आना है, पूरा चैप्टर लिख के आना है, बट आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है, और मैंने आप लोगों के ऊपर डंडा लगा दिया कि करके आना है, अदरवाइज आपको हाथ ऊपर करके खड़े रहना पड़ेगा 2 घंटे के लिए। तो डिस्प्यूट्स तो वहाँ पर भी आ जाएंगे। आप लोग बोलोगे हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम कहाँ से काम करें, और जब टाइम ही नहीं है तो हम पनिशमेंट क्यों लें फिर। ठीक है, ऐसी पनिशमेंट मैं दूंगा नहीं, बट स्टिल डिस्प्यूट्स तो हर जगह हो सकते हैं। तो कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर मार्केट इकोनॉमी फेल हो जाएगी। फायदे तो बहुत सारे हैं कि लोग खुद डिसाइड कर लें, बट कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर लोग खुद से अगर डिसाइड करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। पीपल डोंट नो मच अबाउट इकोनॉमी। सिद्धार्थ, इकोनॉमी के बारे में तो डिस्कशन हो भी नहीं रहा, मतलब इकोनॉमी के बारे में वो नहीं कर रहे लोग, इकोनॉमी को नहीं चला रहे, गुड्स के बारे में। इकोनॉमी के अंदर ऐसे कौन से गुड्स, ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पर अगर लोग खुद डिसाइड करें तो इतने बेटर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी इज जहां पर आपका मार्केट प्लस कमांड दोनों मिक्स होते हैं। ठीक है, मिक्स में तो कोई बोलने की बात ही नहीं है। मतलब आधी चीज़ें लोगों के पास हैं खुद डिसाइड करने के लिए, आधी चीज़ें गवर्नमेंट के पास है डिसाइड करने के लिए। बट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बीच में क्यों ज़रूरी है। इंडियन इकोनॉमी जो है, जो इंडिया की इकोनॉमी है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। आधी चीज़ें गवर्नमेंट के पास हैं डिसाइड करने के लिए, आधी चीज़ें लोगों के पास हैं। बट गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें अपने हाथ में क्यों रखी हुई हैं। फुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, सिद्धार्थ हमारी एजम्पशन है कि फुल यूज़ हो रहा है। हम किसी भी इकोनॉमी में जाए फुल यूज़ हो रहा है, दैट इज़ आवर एजम्पशन। सही डायरेक्शन देने के लिए, ओके, थोड़ा इनकम्प्लीट सा है संगीत, सही डायरेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट इन्वॉल्व फॉर गेटिंग टैक्स। सिद्धार्थ फिर गवर्नमेंट को बोल देते हैं कि टैक्स हम नहीं दे रहे, हम अपने आप काम कर लेंगे। बट स्टिल गवर्नमेंट बीच में है कुछ ज़रूरी चीज़ों के लिए, टू प्रिवेंट द इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। अच्छा, एक फैक्टर हो सकता है इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर को प्रिवेंट करने के लिए। और कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये इसलिए ज़रूरी है टू डिस्कस या डायरेक्ट
those matters which are necessary फॉर एन इकोनॉमी। नेसेसरी फॉर एन इकोनॉमी ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जैसे कुछ एग्जांपल, डिफेंस, जिन चीज़ों की मोनोपोली हो, मोनोपोली मतलब कि एक ही बंदा ट्रेड करता हो, लेस इंटरेस्ट ऑफ पीपल, जो लोगों के ज़्यादा काम की चीज़ें ना हो। फॉरेन ट्रेड मतलब कि डिफेंस लगाओ, साउथ में कोई बंदा बैठा है, अब साउथ वाला बंदा बोले कि मैं अपनी जो रिसोर्सेज हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, प्रोवाइड गुड्स टू ऑल। हर जगह नहीं कह सकते, सारे गुड्स थोड़ी दे रही है गवर्नमेंट आप लोगों को, जरूरी थोड़ी सारे गुड्स मिल जाए। डिफेंस, मोनोपोली, लेस इंटरेस्ट ऑफ पीपल, फॉरेन ट्रेड को साइड रख के बाकी तीन पॉइंट्स को देखते हैं। डिफेंस, लेस इंटरेस्ट ऑफ पीपल है, जरूरी नहीं है हर किसी का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिफेंस के लिए सेम ही हो, ठीक है। जो बंदा नॉर्थ में बैठा है, जम्मू का बंदा है, उसके लिए डिफेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कब पता नहीं पाकिस्तान हमला कर दे। बट जो बंदा साउथ में बैठा है, वो बोलेगा कि मैं अपने रिसोर्सेज, इधर नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, मैं क्यों लगाऊं डिफेंस के लिए। मेरा क्या मतलब, पाकिस्तान हमला करेगा तो साउथ तक आने में तो बहुत देर लगेगी, तमिलनाडु तक, मैं क्यों अपने रिसोर्सेज वहाँ पर फालतू में वेस्ट करूँ डिफेंस के लिए। तो हमारे इकोनॉमी के आधे रिसोर्सेज तो ऐसे ही रह जाएंगे। मान लो साउथ के लोग जो हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी अच्छा है एंड वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी ज़्यादा अच्छे हैं फॉर प्रिपेयरिंग डिफेंस मटेरियल, बट वो लोग बोलेंगे हम क्यों अपने रिसोर्सेज वेस्ट करें डिफेंस के लिए, जब हमारा कोई मतलब ही नहीं, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है वहाँ पर। मोनोपोली आइटम्स, मोनोपोली का मतलब सिंगल बंदा ट्रेड कर रहा है, आइटम्स मतलब कंपनी ज़्यादा नहीं है। कोको कोला लगा लो, मान लो सारी कोल्ड ड्रिंक्स को ओवरटेक कर रखा है, एक दो कंपनीज ही हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स बना रही हैं, कोको कोला ने लिम्का फेंटा वगैरह सबको टेक ओवर कर रखा है। अब अगर मान लो वो चाहे अपने प्राइस कितने भी शूट अप कर दें, अगर गवर्नमेंट बीच में ना हो, गवर्नमेंट ने एक फिक्स प्राइस बना रखा है कि इसके ऊपर आप लोग नहीं जा सकते, एक मिनिमम आपको क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, तो वो कितने भी बना दें, वो बोले कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक तो पीते ही पीते हैं और सारी की सारी कोल्ड ड्रिंक कंपनीज हमारी ही हैं, तो हम एक बोतल को 500 रुपीज़ में बेचेंगे, जिसको पीनी है पी लो, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अगर आपको एक अच्छा एग्जांपल लेना है, लेबर वेज रेट, सबने सुना होगा, जो डेली के मजदूर हैं लगभग 500,000 रुपीज़ डे के हिसाब से लगते हैं काम पे। गवर्नमेंट ने उनका वेज रेट फिक्स कर रखा है कि महीने का इतना तो वेज रेट होना ही चाहिए, उसके हिसाब से पर डे का निकाल लो, या फिर पर मंथ का अगर आप लेबर से काम करवा रहे हो तो इतना तो आप लोगों को उनको वेजेस देने ही देने हैं, उससे कम पर काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर गवर्नमेंट बीच में ना आती लेबर्स के लिए, तो लेबर्स ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे, ना उनके पास दूसरा कुछ काम कि वो अपनी जो मेहनत है, अपने जो स्किल्स हैं वो कहीं और लगा पाएँ। जो एजुकेटेड बंदा है वो तो बाहर जाके भी पढ़ सकता है, किसी कंपनी में काम भी कर सकता है, अपना काम भी कर सकता है, बट जो लेबर्स हैं उनके लिए तो बहुत कम चीज़ें हैं, बहुत कम ऑप्शंस हैं काम करने के। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जैसे लगा लो, अब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को साइट पर ही काम करना है, जितने भी साइट्स पर जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं वहाँ पर लोगों ने बोल दिया, NREGA एक्ट भी बोल सकते हो, तो जितने भी साइट कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन लोगों ने बोल दिया
कि भाई हम लेबर तो आएगी ही आएगी, उसके पास और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, हम बहुत सस्ते में काम करवाएंगे उन लोगों से। हम आप लोगों को दिन के 100 रुपये देंगे, बट क्या सोच के देखो, अगर 100 रुपये एक लेबर को एक दिन के मिलेंगे तो क्या वो जिंदा भी रह पाएगा? सस्टेन ही नहीं कर पाएगा इकोनॉमी में। तो ऐसी जगहों पर गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है फॉर कॉमन गुड ऑफ इकोनॉमी, जहाँ पर होल इकोनॉमी के गुड के बारे में बात होती है। गुड एज इन की मतलब जहाँ पर लोगों के कॉमन इंटरेस्ट के बारे में बात होती है, वहाँ पर गवर्नमेंट बीच में आ जाती है। डिफेंस पूरी इकोनॉमी, पूरे लोगों के लिए, पॉपुलेशन के लिए एक कॉमन इंटरेस्ट का पॉइंट है। लेबर वेज रेट, जो लेबर्स हैं उन पूरे सेक्शन के लिए ये एक कॉमन इंटरेस्ट की बात है, जो हो सकता है कि जो वहाँ पर काम करें वो उन पे इतना ध्यान ना दें। फूड, हाँ फूड का भी आप बोल सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं जहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट ऑफ पीपल जो बनता है, कॉमन इंटरेस्ट ऑफ पीपल जहाँ पर आएगा कंसेप्ट, जो लोगों के, जैसे आपने स्लोगन भी सुना होगा, जनहित में जारी, जो लोगों के इंटरेस्ट में काम होंगे वो सारे गवर्नमेंट देखती है कि उसमें कोई भी कमी ना रहे। तीनों इकोनॉमीज, तीनों टाइप की इकोनॉमीज क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और है, एक छोटा सा कंसेप्ट और है हमारे पास, इकोनॉमिक एनालिसिस। दो टाइप की हमारे पास एनालिसिस कर सकते हैं हम। पहला पॉजिटिव, दूसरा नॉर्मेटिव। पॉजिटिव का मतलब it deals with the things as they are. It deals with the things as they ought to be. एज दे आर का मतलब जैसे वो हैं उन्हीं से डील करना, और टू बी का मतलब कि जैसे उनको होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि एज दे आर, हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि हम किस किस तरीके से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा अच्छा तरीका कौन सा है, ठीक है, हमको कितनी देर पढ़ना चाहिए ये डिसाइड कर लेते हैं, हमको कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए। एक नॉर्मल 11th क्लास के बच्चे को एक दिन में 15 घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये हो गया ऑट टू बी, ये चीज़ होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ आइडियल है, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस उन चीज़ों के बारे में जो एक्चुअल में है। आप लोग कितनी देर पढ़ते हो, लेट से 10 घंटे, मतलब कि मैं पढ़ रहा हूँ 10 आवर्स अ डे, तो मुझे एक्चुअल में 15 घंटे पढ़ना चाहिए, बट मैं पढ़ रहा हूँ 10 घंटे। तो जब हम 10 घंटे के बारे में बात करेंगे कि मैं, जब मैं स्टेटमेंट बोलूँगा कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, दैट मीन्स पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। जब मैं बोलूँगा कि मुझे 15 घंटे पढ़ना चाहिए, दैट मीन्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। अच्छा, ठीक है, 2 आवर सेट मैक्स, धीरे धीरे बढ़ जाएगा आप लोगों का टाइम, कोई बात नहीं।
10 तक तो मैं ले ही आऊँगा। उसके बाद अब ये बताओ कि जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं फिलहाल, हम पॉजिटिव पढ़ रहे हैं नॉर्मेटिव पढ़ रहे हैं? हमने अभी तक जितना पढ़ा, आगे जितना पढ़ेंगे, हम पॉजिटिव एनालिसिस पढ़ रहे हैं नॉर्मेटिव एनालिसिस पढ़ रहे हैं? ओके, सिद्धार्थ, संगिनी, हर्ष पॉजिटिव, बाकी स्टूडेंट्स? और किसी को आंसर देना है? और कौन कौन है? हर्षी, नॉर्मेटिव, हम पढ़ रहे हैं नॉर्मेटिव। ये हमारी थर्ड क्लास है, मैंने आपसे किसी भी क्लास में नहीं, मैं बता रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं नॉर्मेटिव। हम 3 क्लास हो चुकी हैं, आज थर्ड क्लास है। मैंने किसी भी क्लास में आपसे एक्चुअल डेटा के बारे में बात करी हो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है? हम हमेशा आइडल सिचुएशंस ले रहे हैं, एजम्पशंस ले रहे हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, वैसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ये एजम्पशंस हैं, होंगी ही होंगी। एक बार भी मैंने आपसे पॉजिटिव एनालिसिस के बारे में बात करी हो कि एक्चुअल में पॉपुलेशन इतनी चल रही है तो इतनी पॉपुलेशन की वजह से हम क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई तो हम कौन से गुड्स बनाएंगे। आजकल वॉर सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान कभी भी हमला कर सकता है, अटैक कर सकता है, तो हमको डिफेंस के गुड्स ज़्यादा बनाने चाहिए। क्या मैंने कभी भी इस बारे में इस तरीके से बात करी? नहीं। हम आइडल सिचुएशन लेके चल रहे हैं कि अगर डिफेंस की सिचुएशन है तो हम डिफेंस गुड ज़्यादा बनाएंगे, वॉर गुड ज़्यादा बनाएंगे। अगर पीस टाइम सिचुएशन है तो हम कंज्यूमर गुड ज़्यादा बनाएंगे। हम सजेशंस ले रहे हैं, हम सिर्फ चीज़ें डिस्कस करते हुए चल रहे हैं आइडल सिचुएशंस। नॉर्मेटिव इसलिए समझ में आ गया। हम आगे भी जितने कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं पूरी इकोनॉमिक्स 11th में 12th में, हम हमेशा नॉर्मेटिव के बारे में पढ़ेंगे, एक्चुअल डेटा रीड आउट नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर एजम्पशंस ख़त्म हो जाती हैं। हमको एक चीज़ को स्टडी करने के लिए कुछ एजम्पशंस लेके चलनी पड़ती हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा टाइम बचा है, 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट, बाय चांस आपके पास देखो, आपके पास क्वेश्चन आता है यहाँ पर, तो एक बड़ा क्वेश्चन पीपीसी पे ही बन सकता है, पीपीसी को इलेबोरेट करो, डिस्कस करो, और तो कोई बड़ा क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो आंसर में सबसे पहले पीपीसी की डेफिनेशन, उसके बाद एमओसी की डेफिनेशन, उसके बाद इंक्रीजिंग एमओसी की डेफिनेशन, यहाँ पर आएगा ग्राफ, यहाँ पर आएगा शेड्यूल, एक आप बनाओगे फीचर्स ऑफ पीपीसी, और अगर 6 मार्क्स का आ जाता है और ज़्यादा आपको कंटेंट लिखना है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, फिर आपको लग रहा है कि आंसर थोड़ा सा और लेंदी हो जाए, तो आप एजम्पशंस और बता दो। इफ़ रिक्वायर्ड, ये ऑप्शनल है, मन करे तो बताओ, क्योंकि पीपीसी की तो एजम्पशंस नहीं होती ना, पीपीसी के तो फीचर्स होते हैं। अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हम नॉर्मली बस फीचर्स डिस्क्राइब कर देंगे, और अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हम इनको इलेबोरेट भी कर देंगे, इनकी भी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। ठीक है, एजम्पशंस आप चाहो तो एक दो डिस्कस कर देना, अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो फीचर्स की एक्सप्लेनेशन आएगी, अदरवाइज जस्ट फीचर्स आ जाएंगे, दैट ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड ऑलवेज कॉन्केव टू ओरिजिन,
एक्सेप्शंस वाली चीज़ें हम मेंशन नहीं करेंगे। मेरे पास तो देखो सीबी सचदेवा है फिलहाल। चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन। आप लोग एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन आता है आपके पास पीपीसी को डिस्क्राइब करने का, तो ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। पीपीसी की डेफिनेशन आएगी, एमओसी इंक्रीजिंग एमओसी आएगा, फीचर्स आएंगे पीपीसी के। ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो इलेबोरेट भी करना है, एक शेड्यूल आएगा और ग्राफ आएगा। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन। व्हाट डज पीडीएफ बुक की, मैं आपको 2-3 डेज में ना नोट्स की ही वो भेज दूंगा। वैसे तो बुक की भी भेज दूंगा, बुक की आज कल में भेज दूंगा। 2-3 दिन में आपको जो नोट्स हैं, नोट्स की भी पिक भेज दूंगी। एक क्वेश्चन बताओ, व्हाट डज अ पॉइंट अबव पीपीसी इंडिकेट। अबव पीपीसी क्या इंडिकेट करता है? ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, या फिर मोर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ। व्हाट डज अ पॉइंट बिलो पीपीसी शोज? अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन, या फिर डिक्रीज इन रिसोर्सेज। पॉइंट बिलो पीपीसी का मतलब है अंडर यूटिलाइजेशन या फिर इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन। शिफ्ट इन पीपीसी लेफ्टवर्ड्स का मतलब है डिक्रीज इन रिसोर्सेज। अगर पूरा पीपीसी शिफ्ट हो गया, दैट मीन्स हम अब कम रिसोर्सेज हैं, कम चीज़ें बना पा रहे हैं। बट अगर एक पॉइंट अंदर है पीपीसी के, दैट मीन्स कि हम रिसोर्सेज जो है उनको फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ठीक है। सर फिलहाल तो मेरे को यही क्वेश्चन दिख रहे हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट से, बाकी तो सारे रिपीटेटिव से क्वेश्चन हैं। अच्छा एक बस ये बता दो, देखिए दिख रहा है सबको? लो आंसर मैंने छुपा दिया, लो। आपको एमआरटी निकालना है, एमआरटी निकाल के बताओ। बस ये लास्ट क्वेश्चन आज का। पीपी शेड्यूल आपको दे रखा है और कैलकुलेट एमआरटी फॉर गुड एक्स। ऑब्वियस ही बात है, जितने भी आपको शेड्यूल्स दे रखे होंगे, जो इंक्रीज कर रहा है दैट इज लेस एफिशिएंट एंड जो इंक्रीज कर रहा है दैट इज मोर एफिशिएंट, ऑटोमेटिकली कॉनकेव। एक्सेप्शंस वाली चीज़ें आपको जल्दी से नहीं मिलेंगी। देखो आंसर मैच हुआ आपका। हर्ष लास्ट वाला 4/1 है। अच्छा इन्होंने गलत लिखा हुआ, दिस इज 5।
क्लियर? ओके, सो सबका आंसर आई गेस यहाँ से मैच हो गया है। पहले आता है आपका सेक्रीफाइस वाला अपॉन गेन वाला, और ये रेशो होती है, रेशो फॉर्म में लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो, रेशो फॉर्म में भी, किसी किसी भी फॉर्म में लिख दो, मतलब आपका इंक्रीजिंग से ही है। 1/1, 2/1, 3/1, 5/1 इंक्रीजिंग MRT। ठीक है, सो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट है, और इसके साथ हम फिर अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। ठीक है, अभी तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज फिर आज की क्लास ओवर करते हैं। बाय बाय।